Hi everyone, this is Ashu Jaiswal and now we are moving to our last chapter, consumer protection. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर में ये जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये न्यू अमेंडमेंट है। ठीक है, पहली बार आपके सिलेबस में डाला है और जो लोग भी मेरा बुक यूज कर रहे हैं तो मेरे बुक में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। द रीजन इज कि मेरा बुक पहले प्रिंट हुआ था, आपका स्कूल बुक भी पहले प्रिंट हुआ था, आपको स्कूल बुक के टॉपिक में भी ये नहीं मिलेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, जो लोग मेरे कोर्स में है ऑलरेडी, तो मैंने कोर्स में एक पीडीएफ फाइल शेयर किया है आपके साथ, जिसमें मैंने सारे न्यू टॉपिक्स को एक पीडीएफ फाइल में दे दिया है। जितने भी न्यू टॉपिक्स है ऑल ऑफ देम आर गिवन, तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। जो लोग मेरा बुक नहीं यूज कर रहे हैं या फिर मेरे से कोर्स नहीं लिए हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक और आप फिर इसको अपने कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस टॉपिक को यहीं से शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था। ठीक है, और बाद में मैंने फिर सिलेबस देखा तो मुझे ध्यान आया कि एक टॉपिक तो रह गया है, आपका न्यू टॉपिक ये रह गया है। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अगेन फॉर दिस टॉपिक और फिर बाद में मैं कंटिन्यू कर दूंगा जो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऐड कर दूंगा। तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई एम स्टार्टिंग विद दिस, देन आई विल मिक्स इट विद द रिमेनिंग चैप्टर व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन सम अदर डे। तो देखो, सबसे पहला मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे कुछ गाइडेंस आया है। देखो, सबसे पहले तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो होता है जो फॉल्सली डिस्क्राइब करता है किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, दवाइयां आ गई हैं जो कि फॉल्सली क्लेम करती है कि आप अगर इस दवाई को 30 डेज तक खाओगे तो आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे, आपकी सारी बीमारियां चली जाएंगी, आप पतले हो जाएंगे, आप गोरे हो जाएंगे, आपके बाल निकल आएंगे। ठीक है, बहुत सारी फॉल्स क्लेम्स वो लोग करते हैं। तो ऐसा कोई क्लेम करना जो कि आपका प्रोडक्ट नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मेकिंग फॉल्स गारंटी। ठीक है, अगेन आप अपने प्रोडक्ट, अभी तो एडवर्टाइजमेंट आना बंद हो गए हैं, ये लोग सुधर गए हैं, वरना पहले एडवर्टाइजमेंट आते थे बिस्किट्स के, जहां पे वो बोलते थे बिस्किट्स में ना मिल्क पावर बिस्किट है, दूध की शक्ति है, और अगर आप उसे खाओगे तो आपका ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ भी बोलते रहते थे। अभी तो वो सब बंद हो गया है इसके डर से। ठीक है, तो फॉल्स क्लेम करते थे। या फिर आपने कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन छुपा रखा है, आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसे हार्मफुल चीज थे जिसका आपको पब्लिक को बताना चाहिए था बट आपने नहीं बताया, तो उसे भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कैन बी, गलत चीजों को बताना, एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग तब भी हो सकता है अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को छुपा रहे, छुपाना भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते, कोई गलत तरीके से बिजनेस करते, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, सीसीपीए, सीसीपीए को कुछ पावर दिया है सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कंज्यूमर को प्रोटेक्टेड रखने के लिए एक एजेंसी बनाई है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उस एजेंसी के पास कुछ पावर्स है। क्या क्या पावर्स है वो हम लोग एक बार देखते हैं। तो उस एजेंसी के पास पावर है, सीसीपीए के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का। ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि हाँ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हुआ है या नहीं। ये डिसकंटिन्यूएशन का ऑर्डर दे देगी कि इस एडवर्टाइजमेंट को तुरंत बंद किया जाए, इसमें केवल झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, सेफ्टी नोटिस इशू कर देगी, जिसको जिसको झूठ बोला है, टीवी पे झूठ बोला है या न्यूज़पेपर में झूठ बोला, सब जगह ये लोग सेफ्टी नोटिस ये बता देंगे कि इसने फॉल्स क्लेम किया था। ठीक है, और पेनल्टीज भी लगा सकते हैं, पेनल्टीज भी लग सकती है। कितनी पेनल्टीज लगेगी, देखो पेनल्टीज वाला टॉपिक पे आ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कितनी पेनल्टीज लगेगी। पहली बार अगर ये गलती करते हो तो 10 लाख तक की पेनल्टी है, 10 लाख की पेनल्टी नहीं, 10 लाख तक की पेनल्टी। अप टू लिखा है, अप टू। अप टू का मतलब है इट कैन गो अप टू 10 lakhs, इट कैन बी लेस देन दैट आल्सो। ठीक है, अप टू 10 lakhs है, मतलब 8 लाख की भी हो सकती है। एंड जेल हो सकता है अप टू 2 years, 2 साल का नहीं, 2 साल का कम भी हो सकता है, अप टू 2 years है, मतलब 6 महीने का भी जेल हो सकता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट, अभी देखो जेल काट कर आए, पैसे देकर आए और फिर से आपने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपने सेकंड टाइम कर दिया है तो पेनल्टी की अमाउंट बड़ी हो जाएगी और जेल की अमाउंट भी बड़ी हो जाएगी। बट याद रखें अप टू लिखा है, मतलब इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ रूल्स है एंडोर्सर्स के लिए। एंडोर्सर्स मतलब वो सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे, आपने देखा होगा बहुत बार टीवी एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग आके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ नियम बनाए हैं। क्या नियम बनाए हैं कि अगर आपने गलत एडवर्टाइजमेंट किया, अगर गलत प्रोडक्ट आपको मालूम है कि प्रोडक्ट फालतू है, फिर भी आप आके उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आपको भी
अप टू 1 ईयर का बैन लग सकता है आपके ऊपर। यू कैन बी बैंड फ्रॉम प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट। कमाई आपकी खत्म हो जाएगी अगर आपने ऐसी हरकत की तो। और अगर आपने फिर से किया तो 3 साल का हो सकता है। अगर आपने रिपीट किया तो अप टू 3 इयर्स आप पे बैन लग सकता है। ठीक है, लेकिन आप बैन से बच भी सकते हो। कैसे बच सकते हो? आप बच सकते हो टू अवॉइड पेनल्टीज इफ ड्यू डिलिजेंस वाज एक्सरसाइज्ड। मतलब आप अगर प्रूफ कर देते, आप सपोज कोई सेलिब्रिटी है और आप प्रूफ कर देते कि अरे यार मुझे नहीं पता था इस प्रोडक्ट में ऐसा है, मुझे जो सैंपल भेजा था वो सैंपल बढ़िया था, बट मार्केट में जो बेचा वो गलत बेचा, तो मेरी क्या गलती इसमें? अगर आप प्रूफ कर देते हो कि आप अपने तरफ से पूरा ऑनेस्ट थे, आपकी कोई गलती नहीं है, यू डिड नॉट नो कि प्रोडक्ट बहुत बेकार था, आपको सैंपल अच्छे भेजे गए थे, आपकी इसमें क्या फॉल्ट फिर? तो फिर आप बच सकते हो पेनल्टी से। ठीक है, एंड सीसीपीए मैंडेट दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है टू मेक करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। मतलब अगर आपने गलत एडवर्टाइजमेंट किया, पकड़े गए हो, तो सीसीपीए आपको ऑर्डर देगी कि अब आप पब्लिक को समझाओ कि आपने गलत बोला था, यू टेक करेक्टिव एक्शन। आपने पहले मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया था, अब आप करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करो और पब्लिक को बताओ कि आपने क्या क्या गलती किया। आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, एंड इस चैप्टर को शुरू करेंगे हम लोग राइट्स ऑफ कंज्यूमर से। आई विल कम बैक टू द टॉपिक व्हिच आई एम लीविंग राइट नाउ, आई विल कम बैक टू इट, बट हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर से, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टॉपिक से बनेंगे। ठीक है, 50-50% चांसेस है, 50% यहां से और 50% एक और जगह से जो मैं आपको लेटर ऑन करवाऊंगा। आइए डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स है। बाय द वे, हमारे कंट्री में पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक पुराना वाला चलता था। ठीक है, और अब वो पुराने वाले एक्ट को रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ चुका है। तो चाहे पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो या अभी वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो, दोनों में राइट्स, अधिकार कंज्यूमर को सेम दिए हुए हैं। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या राइट्स है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ 2019। सबसे पहला राइट जो हमें ये लॉ दे रहा है वो है राइट ऑफ सेफ्टी। अगर हमें मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट हमारे सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, चाहे वो फिजिकल सेफ्टी हो, जैसे कि मैंने चार्जर प्लग इन किया और मुझे शॉक लगा, या फिर हमारी हेल्थ वाली सेफ्टी हो, जैसे कि मैंने कुछ खाया और मैं बीमार पड़ गया, तो फिजिकल सेफ्टी एंड हेल्थ सेफ्टी दोनों वाइज इसका हमें राइट है। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, हमारे सेफ्टी को ब्रीच कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कोर्ट जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा राइट है। नेक्स्ट राइट जो आता है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हमें इंफॉर्मेशन पाने का राइट है। कैसा इंफॉर्मेशन? जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके बारे में, जैसे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना क्वांटिटी मिलेगा, पोटेंसी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट कितना यूटिलाइजेबल है या कितना बढ़िया प्रोडक्ट है या इंफीरियर प्रोडक्ट है, वो हमें पता होना चाहिए। प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे सोना चांदी खरीदने टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी होने का राइट है। वी हैव द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दोज प्रोडक्ट विच वी आर बाइंग। तो अगर पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दिया है सेलर ने, तो हम मांग के ले सकते हैं, और अगर तब भी नहीं देता तो कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। या कोई इंफॉर्मेशन हमसे, देखो केस स्टडी ये सब पे बन सकता है, अगर हमसे कोई इंफॉर्मेशन छुपाई गई जो अगर पहले पता होता तो वी वुड नॉट हैव बॉट द प्रोडक्ट। ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फ्लैट खरीदने का सोचा, एक घर खरीदने का सोचा, और हमें एक ब्रोकर ने बहुत बढ़िया सा फ्लैट दिला भी दिया या कहीं पे प्लॉट दिला भी दिया। बाद में पता चलता है कि उसने हमसे इंफॉर्मेशन छुपाया था कि ये लैंड तो डिस्प्यूटेड है, ये लैंड जिस जमीन पे हम लोग घर बनाने जा रहे थे या जिस जमीन हमें दिलाया गया ब्रोकर के थ्रू, वो डिस्प्यूटेड है, वो क्लियर कट ओनर नहीं है हम लोग, ये बात बाद में बताई गई। तो ऐसे इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए हम लोग केस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट टू चूज। ये बेसिकली हमें एक फ्रीडम देता है। नो सेलर कैन प्रेशराइज अस टू बाय एनी प्रोडक्ट। ठीक है, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि आप प्रोडक्ट ए हमसे खरीद रहे हो तो प्रोडक्ट बी भी हम ही से खरीदोगे। नो,
वी हैव फ्री चॉइस। ए हम तुमसे खरीदेंगे, बी हम किसी और से खरीद सकते हैं। यू कैन नॉट कंपेल अस टू बाय एनी प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि वी हैव राइट टू चूज फ्रॉम। तीन राइट्स हो गए, ठीक है। अब देखो 4 और 5 जो है इसको ज्वाइंटली पढ़ने का है, 4 और 5 ज्वाइंटली पढ़ने का है। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि वी हैव द राइट टू बी हर्ड। अगर हमारे कुछ ग्रीवेंसेस है, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वी हैव द राइट कि अपनी बातें हम कहीं सुना सके। कहां सुनाएंगे? कोर्ट में जाके सुनाएंगे। So there are 3 types of courts, वो आगे हम लोग देखेंगे। There are 3 types of courts in this chapter। तो इस चैप्टर में हमारे लिए अपनी बातें सुनाने के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, अपनी बात को रखने के लिए करेक्ट प्लेटफॉर्म्स रखे गए हैं। सो वी हैव द राइट टू बी हर्ड। हमारी बातें सुनाने का हमें अधिकार है। अगर हमें कोई कंप्लेन है, हमारे कोई ग्रीवेंसेस है, तो वी हैव द राइट कि हम उसको सुना सकते हैं। और नंबर 5 बोलता है कि सिर्फ सुनाना इज नॉट इनफ, आपको रिड्रेसल भी मिलेगा। रिड्रेसल मतलब सोल्यूशन भी मिलेगा। यू हैव द राइट टू गेट क्लेम एंड कंप्लेंट सेटल्ड। तो सेटलमेंट भी होगा। तो सिर्फ सुनाने को नहीं बोल रहा कि सुना दो, सुनाने से क्या होगा? सुनाने के बाद उसका सोल्यूशन, उसकी सेटलमेंट भी होनी चाहिए। तो दोनों के राइट्स दिए गए हैं। आपको अपनी बात रखने का भी राइट है, आपको अपनी बात रखने के बाद उसका सोल्यूशन पाने का भी राइट है। ओके, देन पॉइंट नंबर 6 आता है कि वी हैव द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सरकार हमें एजुकेट करे कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स में, वी हैव द राइट फॉर दैट आल्सो। कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स में, ठीक है। दिस इज कंज्यूमर एजुकेशन, नॉट जस्ट एजुकेशन, दिस इज कंज्यूमर एजुकेशन। तो हमें हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमें हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम लोग कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हर बच्चा तो कॉमर्स नहीं पढ़ता, कुछ लोग साइंस भी पढ़ते हैं, उनको कैसे पता चलेगा? तो उनको सरकार एजुकेट करेगी, ठीक है। एंड लास्ट इज राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एनवायरनमेंट को लेके बहुत डिबेट हो रहा है टीवी पे, ठीक है। अभी विंटर्स का टाइम है और AQI को लेके अभी बहुत न्यूज फैला हुआ है, गर्म है ये न्यूज, ठीक है। तो वी हैव द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। सो अगर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, या वो प्रोडक्ट बनाने के टाइम बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, या किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम पहुंचता है, बहुत पेड़ काटने पड़ रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सो ऐसी चीजें, ऐसी चीजों के लिए भी वी हैव द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। इफ आवर एनवायरनमेंट इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, वी कैन प्रिजर्व एनवायरनमेंट बाय गोइंग टू द कोर्ट्स। तो ये हमें 7 राइट्स दिए गए हैं। आपको सारे राइट्स पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी वो उठा करके आपसे पूछ सकते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पार्ट से आपको केस स्टडी मिल सकता है। अब देखो, हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 एंड 5 किया था। पॉइंट नंबर 4 था कि आप अपनी बातें सुना सकते हो किसी कोर्ट में जाके, और पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। तो सोल्यूशन क्या मिल सकता है? पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो सोल्यूशन क्या मिल सकता है उसको एक बार देखते हैं। क्या सोल्यूशन मिल सकता है हमें? सो हमें सोल्यूशन मिल सकता है ये रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब होता है सोल्यूशन, ठीक है। रेमेडीज का मतलब होता है सोल्यूशन। सो व्हाट सॉल्यूशंस कैन वी गेट, व्हाट सेटलमेंट कैन वी गेट? 2-3 याद कर लेना केस स्टडी के लिए, 2 to 3 पॉइंट्स, ठीक है। 2 to 3 पॉइंट्स आर इनफ, क्योंकि ये चैप्टर से ही 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनेगा। तो क्या क्या हमें सोल्यूशन मिल सकता है? हमें सोल्यूशन मिल सकता है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जो डिफेक्ट है गुड्स का, वो रिमूव कर दिया जाए, गुड्स को ठीक कर दो। ये पहला जजमेंट आ सकता है कोर्ट से। दूसरा जजमेंट आ सकता है कि प्रोडक्ट ही रिप्लेस कर दो, वो वाला प्रोडक्ट वापस लेके कोई नया प्रोडक्ट दे दो, तो अच्छा है, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि अगर ये नहीं कर सकते तो पैसे रिफंड कर दो, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट आप करके रखना, और सिंपल सा है ये, ठीक है। तो बेसिकली जब आप कोर्ट जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, सेटलमेंट होगा, तो ये 3-4 आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद तो ये तो हो गई कंज्यूमर राइट्स की बात। तो कंज्यूमर को सिर्फ राइट्स ही नहीं है, कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, ठीक है। कंज्यूमर का कुछ जिम्मेदारी भी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करना है, कुछ तो आपको भी अवेयरनेस लाना पड़ेगा। तो क्या क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है? सबसे पहली, एक्सरसाइज द राइट्स। जो इतने सारे पावर्स हमें दिया है, कानून ने हमें जो पावर दिया है, तो सबसे पहले तो हमें उसे यूटिलाइज करना है। हम लोग बहुत बार प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, बट हाउ मेनी ऑफ अस गो एंड कंप्लेन? नहीं करते कंप्लेन, क्योंकि हमें राइट्स यूज नहीं करना है, छोड़ देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो, नहीं खरीदेंगे इससे। नहीं खरीदेंगे इज वन स्टेप, बट कंप्लेन करना इज अनदर।
ठीक है, सो दैट्स वन। नंबर टू आता है कि हम लोग फुल इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। कोई चीज खरीदने से पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं। वी डोंट सर्च फॉर क्वालिटी, यूटिलिटी, प्राइस, मतलब डिटेल्स में नहीं जाते हैं बहुत ज्यादा, एंड दैट इज व्हाई वी सफर लेटर ऑन। तो हमारा एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बी क्वालिटी कॉन्शियस। जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो देखो उस प्रोडक्ट में आईएसआई मार्क है क्या, उस प्रोडक्ट में एग मार्क है क्या। ठीक है, मतलब ये सब स्टैंडर्ड्स मार्क वगैरह देख लो, आईएसआई मार्क, एग मार्क, एफपीओ मार्क, वुल मार्क। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग ये सब मार्क देख लेते हैं ना लेबल्स में, तो हमें क्वालिटी की एश्योरेंस हो जाती है। तो हमें जब भी प्रोडक्ट खरीदना, देखो फॉर अस इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक एक चीज की क्वालिटी टेस्ट कर ले। हम तो घर पे लेबोरेटरी खोल के नहीं बैठे हैं कि एक एक प्रोडक्ट को लाके लैब में टेस्ट कर लेंगे, बट एटलीस्ट हम लोग पढ़ तो सकते हैं ना, थोड़ा मार्क वगैरह तो चेक कर सकते हैं ना कि प्रोडक्ट में है कि नहीं। सो उतना तो कर सकते हो। ठीक है, बिल मांगो। पॉइंट नंबर 4 है कि कैश मेमो, यानी कि बिल मांगिए। और बिल मतलब कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं जिसमें कुछ भी लिख के दे दिया है। बिल एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जिसका एक नंबर होना चाहिए। उसमें प्रोड्यूसर का या सेलर का जीएसटी नंबर होगा, उसमें उसने स्टैंपिंग करके आपको दी होगी। वो एक प्रॉपर बिल होना चाहिए। कोई भी पेपर फाड़ के उसमें लिख के दे दिया, दैट इज नॉट बिल। बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और हम लोग बहुत बार, स्पेशली जब हम लोग छोटे मोटे चीज खरीदने जाते हैं, वी जस्ट गो, वी पे, वी टेक द प्रोडक्ट, वी कम बैक होम, वी डोंट कलेक्ट द बिल। और बिल भी नॉट एनी रैंडम पेपर, बिल हैज टू बी अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसमें उसका बिल नंबर हो, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जिसमें उसका जीएसटी नंबर हो, जिसमें उसकी स्टैंपिंग हो। ठीक है, डोंट गेट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। टेलीविजन पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। हमें उस एडवर्टाइजमेंट के ट्रैप में नहीं फंसना है। वी हैव टू बी अवेयर एज अ कंज्यूमर। उसमें कुछ भी दिखा दिया और हम लोग कैरिड अवे हो गए, तो ये हमारी गलती है फिर। ठीक है, बाद में हम लोग क्लेम, मतलब वी कांट क्राई फाउल कि हमारे साथ चीटिंग हो गई। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6, फाइल कंप्लेंट्स इफ यू आर बीइंग चीटेड। ठीक है, तो ये है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि कंज्यूमर को बचाने के कितने तरीके हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहला है कि बिजनेस खुद ही सेल्फ रेगुलेट हो जाए। बिजनेस वाले लोग खुद ही अपने प्रोसेस ऐसा करे, अपना कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, यस, दे शुड अडॉप्ट कोड ऑफ कंडक्ट। अपना कंडक्ट ही ऐसा करे कि कंज्यूमर को चीट ना हो, कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहे। तो बिजनेस खुद से कंज्यूमर का ख्याल रखे। दिस इज वन वे ऑफ कीपिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्टेड। दूसरा है कि कंज्यूमर भी थोड़ा अवेयर रहे। कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट से कैरिड अवे ना हो जाए। कंज्यूमर इंफॉर्मेशन देखे, कंज्यूमर लेबल पढ़े, कंज्यूमर क्वालिटी चेक करे। तो कंज्यूमर को भी अवेयर रहना पड़ेगा। तो बिजनेस वाले भी ऑनेस्टली बिजनेस करे, कंज्यूमर भी अपना आईज एंड ईयर ओपन रखे, अवेयरनेस ओपन रखे, तो बहुत हद तक कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रह जाएगा। नंबर 3 है कंज्यूमर एसोसिएशंस। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस देश में काफी सारे एसोसिएशंस है। अकेला कंज्यूमर बहुत बार, देखो बोलना इजी है कि कोर्ट में जाके कंप्लेन कर दो, बट अकेले कंज्यूमर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। बड़े बड़े बिजनेसेस से लड़ना कोर्ट में, इट इज नॉट एन इजी जॉब। ठीक है, तो कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए इस देश में बहुत सारे कंज्यूमर एसोसिएशन है। ये लोग ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर बहुत सारे एक्शंस लेते हैं। ये लोग कंज्यूमर को अवेयर भी करते हैं, ये लोग कंज्यूमर्स को एडुकेट भी करते हैं, ये लोग कंज्यूमर्स के लिए फाइट भी करते हैं। ये बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के राइट के लिए लड़ते हैं। तो दे आर नोन एज कंज्यूमर्स एसोसिएशन। एंड लास्ट, सबका बॉस जो सबके ऊपर है वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी लेजिस्लेटिव मेजर्स के थ्रू, कानून के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकता है कंज्यूमर्स को। ठीक है, टू मेथड्स आप याद कर लेना। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, पब्लिसिटी कर सकता है। गवर्नमेंट अपने जो गवर्नमेंट के चैनल्स है ना, टेलीविजन चैनल्स, उस पे रेगुलरली कंज्यूमर्स को एडुकेट करते रहे, जिससे कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता चले। गवर्नमेंट अवार्ड्स दे सकता है जो लोग कंज्यूमर के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग कंज्यूमर को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, जो लोग कंज्यूमर के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको अवार्ड देके और प्रमोट कर सकती है। तो चार तरीके हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के, चार तरीके हैं। पहला तो बिजनेस खुद ही
सुधर जाए, बिजनेस वाले खुद ही सुधर जाए और कंज्यूमर को चीट ना करे। दूसरा, कंज्यूमर खुद अवेयर हो जाए। तीसरा, कंज्यूमर के लिए अच्छे अच्छे लोग सामने आए। चौथा, गवर्नमेंट भी एक्शन ले। तो ये चार तरीके हैं जिससे कि कंज्यूमर अवेयर हो सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आता है, मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा। ठीक है, दीज क्वेश्चंस हैव कम इन दी आईएससी एग्जाम्स। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, 4 मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, 2 बार आया है। और आप देख सकते हैं कि 5-6 इयर्स के गैप में ये आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कितने साल के गैप में आता है, 6 साल के गैप में आता है। और आप कब एग्जाम देने जा रहे हो, तो इशारा बिल्कुल साफ है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यू डोंट हैव टू मेक डायग्राम, डायग्राम तो बस आपको ऐसे ही समझाने के लिए दिया है। बट हाँ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया है सो दैट आप एग्जाम में कितना लिखना है उतना आपको पता रहे। सो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक बार के लिए। आप अगर पूरा नहीं भी लिख पाओ तो जस्ट जो बोल्ड एंड हाईलाइटेड पार्ट है ना, आप उतना भी लिख दोगे और थोड़ा अपने वर्ड्स में भी समझा दोगे तो यू विल गेट 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते होंगे मैंने मेरे क्वेश्चन बैंक में मैंने जितना भी सॉल्यूशंस दिया है ना, सब में मैंने बोल्ड एंड हाईलाइट एंड अंडरलाइनिंग, इन 3 चीजों पे ध्यान दिया है। तो आप बस बोल्ड पॉइंट्स, अंडरलाइन पॉइंट्स और थोड़ा अपना एक्सप्लेनेशन डाल दोगे तो यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको एक एक लाइन लिखना है। ठीक है, तो कुछ आपको प्रेजेंटेशन के हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे बोल्ड एंड अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, और नीचे एग्जामिनर्स कमेंट भी दे दिया है सो दैट जब आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अगर स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप उस क्वेश्चन पे ज्यादा स्ट्रेस करके प्रिपेयर कर सकते हो सो दैट आगे जाके यू डोंट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। ठीक है, चलिए। सो ये मेरे क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। दोज हु नीड दिस क्वेश्चन बैंक एंड द बुक, यू कैन गेट इट फ्रॉम माय ऐप। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन ऑर्डर द बुक। बुक आपके घर पे 7 डेज में पहुंच जाएगा। अब देखो, पुराने लॉ, अब पुराने लॉ की बात नहीं करेंगे। 1986 में ये लॉ आया था, पुराने लॉ की बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट 2019, क्योंकि अब पुराना लॉ बहुत पुराना हो गया है। पहले थोड़ा बात करते थे, बट नाउ द जो न्यू लॉ आया है ना 2019 में, 2019 में जो न्यू लॉ आया है वो भी अब 6-7 साल का हो गया है। ठीक है, तो अब 86 वाले को तो अब उसका कोई काम नहीं है। विल नाउ टॉक अबाउट 2019 वाला लॉ। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है या सेलर से प्रॉब्लम है तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। तो कहां कंप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे एक समराइज डिस्कशन रखा है। आप बस इसको अच्छे से कर लेना। जिनके पास मेरा बुक है वो तो अच्छी बात है, जिनके पास बुक नहीं भी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट एंड यू हैव टू ओनली डू दिस मच, क्योंकि याद रखना इस चैप्टर से 3 से 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप इतना कर लोगे ना तो आपको वो 3 से 4 मार्क्स पाने में इजी इजी फील होगा। देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहला जो कोर्ट है या ट्रिब्यूनल बोलते हैं, कुछ लोग ट्राइब्यूनल बोलते हैं, तो जो ट्राइब्यूनल से जहां पे आप कोर्ट में जाके कंप्लेन करोगे वो सबसे पहला है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट फोरम। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होगा जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं। दूसरा होता है स्टेट कमीशन। ठीक है, देख रहे हो, स्टेट कमीशन, हर स्टेट में एक स्टेट कमीशन होता है। और तीसरा आता है नेशनल कमीशन। हमारे पूरे कंट्री में एक नेशनल कमीशन है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप कब जाओगे, स्टेट कमीशन में कब जाओगे, नेशनल में कब जाओगे, थोड़ा अटेंटिवली 2 मिनट के लिए मुझे सुनना। अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने प्रोडक्ट खरीदा जिसकी वैल्यू अप टू 50 lakhs है, देखो आपके बुक में हो सकता है अलग फिगर होगा, आपका बुक गलत है या आपका बुक ओल्ड है, अपडेटेड नहीं है। मैं जो यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूं आपको ये फिगर फॉलो करना है। ठीक है, यू हैव टू फॉलो दिस फिगर ओनली, इसीलिए मैंने इसको बड़ा करके बोल्ड करके रख दिया है। सो इन योर बुक you may have some other figures, that is wrong,
दैट इज नॉट अपडेटेड। हो सकता है आपको यहाँ पे 1 करोड़ का फिगर दिखेगा, गलत है, ओल्ड है, चेंज हो चुका है, ठीक है। द फिगर विच आई एम शोइंग इज द फिगर विच यू हैव टू राइट इन द एग्जाम, ठीक है। अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये फिगर है। आगे कुछ और आएगा तो फिर आगे की बात में देखेंगे। 2026 मार्च के महीने में अगर आप एग्जाम दोगे तो फिर आपको ये फिगर लिखनी है। ध्यान से वापस आते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा जिसकी वैल्यू 50 लाख से कम है, सपोज आपने आईफोन खरीदा, आईफोन की वैल्यू क्या है, 1,15,000 ऐसा कुछ है ना, 1,17,000। तो अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा जिसकी वैल्यू 50 लाख से कम है और आपको उस प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि उस प्रोडक्ट में आपके साथ चीटिंग हुई है या किसी तरीके का प्रॉब्लम है, तो आप कहां कंप्लेन करोगे? आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके कंप्लेन करोगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके कंप्लेन करोगे। अब फिर कोर्ट केस चलेगा, ठीक है। सेलर को भी ऑपोजिट पार्टी देखो, ऑपोजिट पार्टी यानी सेलर जिसने आपको माल बेचा था, विल बी मेड अवेयर, उसको भी बता दिया जाएगा कि भैया तुम्हारे नाम से कंप्लेन आया है, ठीक है। उसको चांस भी दिया जाएगा अपनी बात रखने का, उसको भी मौका मिलेगा कि वो भी अपना पक्ष तो रखे, अपना साइड तो बताए, ठीक है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए जाएंगे उसके गोडाउन वगैरह से कि सच में क्या बाकी प्रोडक्ट भी खराब है क्या, तो उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और फिर फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। फाइनल जजमेंट जो है आपके फेवर में भी आ सकता है, सेलर के फेवर में भी आ सकता है, दोनों में से एक के फेवर में आएगा। अगर सपोज जजमेंट आपके अगेंस्ट गया है, सपोज यू हैव लॉस्ट द केस, तो फिर जिस दिन जजमेंट आया ना उस दिन से 45 डेज के अंदर, याद रखना 45 डेज, जो यहां लिखा हूं यही आपको मार्च 2026 में लिखना है, नथिंग एल्स। जो बुक में दिया है वो गलत है, अगर कुछ और दिया है तो, ठीक है। 45 डेज मिलेंगे आपको जजमेंट के डे से, 45 डेज के अंदर अंदर आप नेक्स्ट लेवल यानी स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। तो आपको अगर आप केस हार जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आप स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। फिर स्टेट कमीशन में भी सेम चलेगा, सेलर को बता दिया जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा, उसके सैंपल्स लिए जाएंगे, फिर जजमेंट आएगा। मान लो आप फिर हार गए, सेकंड लेवल पे भी हार गए, तो फिर 30 डेज के अंदर, जिस दिन हारे हो वहां से 1 महीना 30 दिन के अंदर आप फिर नेशनल कमीशन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फिर वही प्रोसेस, सेलर को भी बताया जाएगा, उसको भी आंसर देने का चांस दिया जाएगा, उसके कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं, फिर फाइनल जजमेंट आएगा। अगर आप यहां भी हार गए तो फिर अगेन 30 डेज के अंदर आपको देश के सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे चैप्टर में नहीं आता, तो फिर लास्ट ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ठीक है। वहां भी हार गए तो फिर क्या ही है, मतलब फिर तो आपकी फूटी किस्मत है ना, इतनी बार हार रहे हो। चलो तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। 50 लाख से कम का अगर मैटर है तो पहले डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जीत गए तो ठीक, हारे तो स्टेट में जाएंगे, स्टेट में जीत गए तो ठीक, हारे तो फिर नेशनल में जाएंगे, वहां भी हारे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा का प्रोडक्ट है, मान लो महंगी गाड़ी खरीदे, 75 लाख की गाड़ी है, ठीक है, तो 50 लाख से ज्यादा की अगर प्रोडक्ट है, 5 करोड़ से कम की है, ठीक है, कोई फ्लैट खरीदा, कोई गाड़ी खरीदी, ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदे, कोई प्लांट में लगाने वाली मशीन खरीदी जो कि 4 करोड़ की थी, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम निकलता है तो हम लोग डायरेक्टली स्टेट लेवल पे जाएंगे, जीत गए तो ठीक, हारे तो फिर नेशनल में जाएंगे 30 डेज के अंदर में, हारने से 30 डेज के अंदर में। और अगर बहुत बड़ा मैटर है, सीधा 5 करोड़ से ऊपर की बात आ रही है, सीधे 5 करोड़ से ऊपर की बात आ रही है, कोई महंगा घर खरीदा है, 5 करोड़ से ऊपर का फ्लैट है, तो और चीटिंग हो गया हमारे साथ, तो फिर हम लोग सीधा नेशनल, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अब हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको डिस्कस करेंगे। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले इस जो नए नए लॉ है ना, 2019 वाला लॉ, 2019 वाला जो लॉ है जो कि अप्लाई हुआ था 2020 से, देखो कानून बन जाता है बट फिर अप्लाई करने का एक फ्यूचर डेट दिया जाता है, तो फ्यूचर में 2020 से ये अप्लाई हो गया। सो इस लॉ में
देयर इज एन अथॉरिटी, सीसीपीए बोलते हैं इसको, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जैसे पैसों के मामले में आरबीआई है ना देश में, फाइनेंशियल मैटर्स में आरबीआई है, जैसे शेयर्स के मैटर में सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे कंज्यूमर्स के मैटर में कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। ये बेसिकली कंज्यूमर रिलेटेड मैटर का पुलिस है, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि कंज्यूमर का जो राइट्स है वो एनफोर्स हो, कंज्यूमर के राइट्स प्रमोट हो और प्रोटेक्ट हो। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक वॉच डॉग सरकार ने बनाया है, उसे हम सीसीपीए कहते हैं। सीसीपीए क्या करेगा, अपने से इन्वेस्टिगेशंस करता रहेगा कि कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स कहां कहां पे हो रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर अनसेफ गुड्स है तो उसको मार्केट से रिकॉल करेगा, वापस हटवाएगा मार्केट से, डिसकंटिन्यू करवाएगा अगर कोई गलत तरीके से ट्रेड कर रहा है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर कोई गलत कर रहा है मार्केट में, गलत तरीके से कंज्यूमर को चीट कर रहा है, ठीक है, तो उन सब प्रोसेस को डिसकंटिन्यू करवाएगा एंड पेनल्टीज भी लगवा सकता है। तो बेसिकली एक तरीके से ये पुलिस ऑफिसर वाला रोल है इसका कंज्यूमर्स के मैटर में, ठीक है। दैट्स नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया। नंबर टू जो रूल आया है, ये आया है ई कॉमर्स वालों के लिए, यानी Amazon एंड फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा ऐसे कंपनीज के लिए जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, इन लोगों के लिए रूल आया है। नंबर वन, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ द गुड्स, रिफंड्स ऑफ द गुड्स, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, वारंटी ऑफ द गुड्स, गारंटी ऑफ द गुड्स, डिलीवरी कब तक होगी, शिपमेंट कैसे होगा, पेमेंट कैसे करना है, ग्रीवेंसेस कंप्लेंट्स है तो कहां जाएंगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें जो हम लोग शॉपकीपर से पहले जा जाके पूछते थे, अब शॉपकीपर के पास नहीं जा रहे, ऑनलाइन कर रहे, तो ऑनलाइन वालों को बता के रखना होगा ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। नो टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी हिडन। ये Amazon फ्लिपकार्ट वालों के लिए बात हो रही है। केस स्टडी जब आएगा तो आपको Amazon फ्लिपकार्ट का नाम लेके आ सकता है, याद रखना, अपने अटेंशन यहाँ पे थोड़ा बना के रखना, ठीक है। सेलर, अच्छा यहाँ पे ये जो है ना, ये इंफॉर्मेशन देना, ये इंफॉर्मेशन देना इनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, चॉइस नहीं दे रहे हैं कि यू मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नहीं, यू हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ई कॉमर्स वालों के लिए, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, Amazon ऐसे कंपनीज के लिए, ठीक है। सेलर्स कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक द गुड्स, आप वापस लेने से मना नहीं कर सकते। कब? अगर आपका गुड्स डिफेक्टिव था, खराब प्रोडक्ट दिए हो, डेफिशिएंट था, कम दिए हो, या लेट डिलीवरी, काम हो जाने के बाद आ रहा है आपका प्रोडक्ट, तो अगर प्रोडक्ट में ये सब प्रॉब्लम्स है तो ये सब प्रोडक्ट वापस किए जाएंगे और सेलर रिफ्यूज नहीं कर सकता, he has to take it, ठीक है। दैट्स पॉइंट नंबर टू। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लायबिलिटी। ये पॉइंट बोलता है, पॉइंट नंबर थ्री, ये बोलता है कि अगर प्रोडक्ट में किसी तरीके का प्रॉब्लम है ना, तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर यू हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर इंजरी और डैमेज कॉज्ड, ठीक है। तो अगर आपके प्रोडक्ट से इंजरी होती है, डैमेज होता है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, या उसकी डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं थी, ठीक है, या जो आपने बोला था उससे डिविएट कर गए हो, बोले कुछ और स्पेसिफाई कुछ और किया, प्रोडक्ट में कुछ और है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर है तो फिर कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। दो तीन पॉइंट कर लेना, उतना ज्यादा। तो बेसिकली पॉइंट नंबर थ्री प्रोडक्ट से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर फोर जो है वो मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड है। तो पॉइंट नंबर थ्री जो था वो प्रोडक्ट का था, ये जो है ये पर्सन का है, पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू Amazon फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वालों से रिलेटेड था। तो पॉइंट नंबर फोर क्या बोलता है? पॉइंट नंबर फोर ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर फोर बोलता है कि अगर आप एडल्ट्रेटेड गुड्स बेचते हो, एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट किए हुए गुड्स बेचते हो, जनरली फूड प्रोडक्ट्स में होता है, फूड में अगर आपने कुछ मिलावट किया है जिससे कि उसकी क्वालिटी गिरा दी हो, इंफीरियर कर दी हो पैसे बचाने के चक्कर में, तो फिर आपकी लाइसेंस सस्पेंड हो सकती है, आपकी लाइसेंस सस्पेंड हो सकती है पहली बार, ठीक है। तो ये कहां पे लिखा है? यहाँ फर्स्ट कन्विक्शन में, फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार पकड़े गए दूध में पानी मिला रहे थे, ठीक है, या है ना, मतलब मार्केट में एक से एक तरीका है, मतलब फूड को बर्बाद करके रख दिया है पूरा मार्केट में। तो अगर आप पहली बार पकड़े जाते हो तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। कब तक? अप टू 2 इयर्स, अप टू 2 इयर्स के लिए, मतलब 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं,
10 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 2 साल तक कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा कांड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर आप इतने में नहीं रुकते हो, आपका लाइसेंस रिन्यू हुआ और आप फिर चालू हो गए, तो देखो जब सेकंड बार पकड़े जाओगे ना, या आप फर्दर जब भी पकड़े जाओगे, तो फिर आपका परमानेंट कैंसिल, मतलब परमानेंटली कैंसिल हो सकता है। पहली बार तो सस्पेंड किया था, इस बार आपका लाइसेंस कैंसिल ही कर दिया जाएगा कि भाई दुकान बंद करो, घर पे बैठो, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, ठीक है। तो दैट्स पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 बोलता है मीडिएशन के बारे में। मीडिएशन मतलब बायर और सेलर लड़ रहे हैं कोर्ट में जाके, फिर कोर्ट में काफी दिन तक केसेस चल रहा है, दोनों को लॉयर्स का खर्चा आ रहा है, टाइम भी लग रहा है, फिर हार जाने पे नेक्स्ट लेवल पे कंप्लेन हो जाता है, पूरा प्रोसेस फिर नेक्स्ट लेवल में फिर चलता है। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा खर्चा और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसको कोर्ट में लड़ने से अच्छा क्यों ना मिलजुल करके बीच का रास्ता, मीडिएशन कर लिया जाए, क्यों ना बीच का रास्ता निकाल के कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मीडिएशन। तो इस लॉ में मीडिएशन करने के लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं। सो इफ यू डोंट वांट टू फाइट इट इन द कोर्ट, you think it is going to take a lot of time, it is going to suck a lot of money from your pocket, तो फिर you can go for mediation also। और मीडिएशन अगर आपने अग्री किया है मीडिएशन के लिए, तो फिर मीडिएशन होगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ना तो आपका ना तो सेलर का, मिडिल का कहीं पे सेटलमेंट होगा। तो फिर आप मीडिएशन सेल में जाओगे और फिर बीच का रास्ता निकाला जाएगा, एंड फिर इस तरीके से सेटलमेंट होगा। एक बार सेटलमेंट हो गया, अब आप अपील नहीं कर सकते, बाद में आप नहीं बोल सकते कि अरे यार मुझे तो बहुत कम मिला। तो अग्री क्यों किए थे फिर, अग्री क्यों किए थे मीडिएशन के लिए? अब आप नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो मेरे साथ फिर धोखा हो गया, मुझे कंप्लेन कर, अब कंप्लेन नहीं कर सकते। तो याद रखना, अगर आप मीडिएशन के लिए जा रहे हैं तो फिर आप बाद में कोर्ट नहीं जा पाओगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 एक जनरल सा पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 जो है एक जनरल सा पॉइंट है, वो ये है कि अभी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वालों को अपना ऑर्डर्स रिव्यू करने का पावर मिल गया है, पहले नहीं था। आपका कोई काम का नहीं है, एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है। एक और पॉइंट है कि अभी आप कंप्लेंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हो, तो आपको नेसेसरीली कोर्ट जाके कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, तो आपको फिजिकली प्रेजेंस होने का जरूरत नहीं है। तो जैसे देखो, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, वैसे वैसे लॉ भी अपग्रेड होता जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला याद रखना कि अभी आप इलेक्ट्रॉनिकली आप फाइल कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो टू द कोर्ट, अभी डिजिटली भी हो जाता है। इवन आपका प्रेजेंस भी फिजिकल नहीं होना चाहिए, वो भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अटेंड कर सकते हो। तो ये ठीक है, याद रखना, कोई मतलब इजी सा पॉइंट है, ठीक है। एक चीज आप याद रखना, हाँ, अगर 5 लाख से नीचे का बात है, मतलब आप कंप्लेन करने जा रहे हो 5 लाख से, सपोज आपने आईफोन खरीदा, ठीक है, तो 5 लाख से नीचे का है, तो अगर आप कंप्लेन करने जाते हो तो फिर आपको कोई फीस नहीं लगेगा, क्योंकि 5 लाख उतना कोई बड़ा मैटर नहीं होता कोर्ट्स के लिए, ठीक है। डिफरेंसेस जो है एक बार आप देख लेना, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि अपने बुक से एनी 2 कर लेना, 2 से ज्यादा टाइम वेस्ट है, क्योंकि 3-4 मार्क्स का तो चैप्टर ही है, ठीक है। तो और बहुत कुछ है इस चैप्टर में ऊपर पूछने के लिए। एक टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था, नीड, आइए उसको कर लेते हैं। तो आइए मैं इसको आपको क्वेश्चन बैंक से ही करा देता हूँ, जिनके पास बुक है बढ़िया बात है, आप बुक में खोल सकते हो इसको, क्योंकि देखो 5 मार्क्स के लिए लिखना है तो कितना लिखना है वो मैंने यहाँ पे बताया है। जिनके पास बुक नहीं भी है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले ले लोगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5 मार्क्स के लिए आया है, 2 बार आ गया है और काफी टाइम हो गया है, तो इट कैन गेट रिपीटेड, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता 5 मार्क्स के लिए आएगा, देखो आने का आ ही सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि 5 मार्क्स का आएगा। अब आने से 2 से 3 मार्क्स मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है। सो आइए इसको करते हैं हम लोग। देखो 2018 के बाद ना सिलेबस चेंज हुआ था, आपको नहीं पता होगा, 2018 के बाद सिलेबस चेंज हुआ था। तो 18 तक 5-5 मार्क्स आते थे इस चैप्टर से, अब नहीं आते। अब 5-5 मार्क्स नहीं आते, अगर आप पुराना पेपर उठा के देखोगे तो 5 मार्क्स बहुत रेयर आया होगा, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आइए, तो जिनके पास बुक है बुक खोल लो, जिनके पास बुक नहीं भी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको बुक चाहिए तो आप बुक ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। दिस बुक विल हेल्प यू स्पेशली इन द क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, कि आपको लिखना कितना है, ठीक है, क्योंकि जब 5 मार्क्स का लिखोगे तो इस हिसाब से लिखेंगे।
अब देखो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट क्यों करना है, क्योंकि कंज्यूमर अब जब पॉइंट्स पढ़ोगे ना तो आपको रिपीटेटिव टाइप का लगेगा, तो अच्छी बात है ना, ज्यादा नहीं लर्न करना पड़ेगा, एक ही टाइप के पॉइंट्स है। आप पॉइंट हेडिंग पे फोकस करना, ठीक है, इसमें ना आप पॉइंट हेडिंग पे फोकस करना, क्योंकि अंदर का जो कंटेंट है ना, जब आप पढ़ोगे भी या जब मैं समझाऊंगा भी, तो मोर और लेस सेम है। तो एग्जामिनर भी जब चेक करेगा ना, तो वो आपके पॉइंट हेडिंग्स को ही चेक करेगा, क्योंकि अंदर ना मोर और लेस एक ही चीज लिखा है सारे पॉइंट्स में, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंज्यूमर जो है वो बेसिक पर्पस है बिजनेस का। आप बिजनेस क्यों करते हो? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए। मार्केटिंग के चैप्टर में हमने बात किया था ना, मार्केटिंग के चैप्टर में हम लोग कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और कंज्यूमर को ही चीट कर लेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो हमारा बिजनेस तो चलता ही है कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर इज द सोल पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, हमें ह्यूमन बीइंग्स को सर्व करना। अब ये यहाँ पे कंज्यूमर का ह्यूमन बोल दिया, बट पॉइंट एक ही है, ठीक है। बिजनेस सर्व टू बिजनेस एग्जिस्ट टू सर्व ह्यूमन बीइंग्स। ऊपर में बोल रहा है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, नीचे में बोल रहा है लोगों को सेटिस्फाई करना है, लोग ही तो कंज्यूमर है। तो एक ही पॉइंट को दो बार बोल दिया, मैंने बोल रहा ना, इसीलिए आप पॉइंट हेडिंग लर्न कर लो, अंदर का कंटेंट ना मोर और लेस सेम है, ठीक है। फिर बोल रहा है बिजनेस का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट कमाना है, साथ साथ में दे हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो अभी सोसाइटी बोल दिया, देखो पहले बार में कंज्यूमर बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ कस्टमर बोला ना, पहले पॉइंट में कस्टमर बोल दिया, दूसरे पॉइंट में ह्यूमन बीइंग बोल दिया, अच्छा तीसरे पॉइंट में सोसाइटी बोल दिया, बट बोल रहा है एक ही चीज, समझ रहे हो? अब फिर बोल रहा है कि आप सोशल जस्टिस करो, सामाजिक न्याय करो, ठीक है। बिजनेस का एम होता है सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस मतलब समाज, समाज मतलब सोसाइटी। फिर से एक ही पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब समझाने में भी बहुत मजाक लग रहा है कि एक ही चीज बार बार समझाना पड़ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को तो आप स्किप भी कर सकते हो, इस पॉइंट में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में लिखा है, तो कॉमर्स यहाँ पे उतना है नहीं, आने से 5 मार्क्स का आएगा नहीं अभी। स्टेक होल्डर अप्रोच। अब स्टेक होल्डर कौन होते हैं? क्लास 10 में अगर आपने पढ़ा होगा, स्टेक होल्डर बिजनेस से रिलेटेड सारे लोग होते हैं, जिसमें ओनर होता है, कंज्यूमर होता है, एम्प्लॉइज होता है, पब्लिक होती है, गवर्नमेंट होता है। तो वन ऑफ द स्टेक होल्डर इज कंज्यूमर। A business should take care of all its stakeholders. स्टेक होल्डर में कंज्यूमर भी आते हैं, देयरफॉर टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर्स। तो घुमा फिरा के एक ही चीज बार बार बोला है, अलग अलग नाम से बोला है। आई होप आपको लर्न भी हो गया होगा, है ना। पहले बार में कंज्यूमर बोल दो, अगली बार में ह्यूमन बीइंग बोल दो, तीसरी बार में सोसाइटी बोल दो, चौथी बार में बोल दो कि सबका ख्याल रखना है तो कंज्यूमर का भी रखेंगे, है ना। तो पॉइंट हेडिंग पे फोकस करना, एग्जामिनर भी चेक करेगा तो पॉइंट हेडिंग पे चेक करेगा, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस आल्सो। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इफ यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम दीज वीडियोस, तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे, हम लोग लास्ट डे रिवीजन लेक्चर्स के लिए फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि जर्नी खत्म हो गई, अभी मिलेंगे हम लोग, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।